नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हरिहर क्षेत्र हरिहर नाथ मंदिर के करीब है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि हरिहर नाथ मंदिर और ये जो रास्ता पीछे से आप देख रहे हैं ये काली घाट मंदिर से आता है, जहाँ से भक्तगण जल लेकर जो है इस हरिहर नाथ मंदिर में जलार्पण करती है। गंगा का जो आज विकराल रूप आप देख रहे हैं, जो गंगा खुद ही चलकर हरिहर नाथ मंदिर तक जो है वो पहुँच चुकी है और गंगा और गंडक का मेल जो है आज प्रत्यक्ष रूप से जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। ये सामने से आप जो रास्ता देख रहे हैं इससे गंगा आ रही है और ठीक दूसरी तरफ हम बात करते हैं काली घाट जो मंदिर है उससे गंडक आ रही है। दोनों का जो है संगम आज प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो हरिहर नाथ मंदिर जो है उसके गेट के करीब कहें कि जल का स्तर जो है, गंगा जो विकराल रूप ली है वो जल स्तर वो कुछ ही दिनों में लगता है कि ये गेट तक छू देगी और स्वतः गंगा जो है हरिहर नाथ मंदिर में जाकर लगता है जलार्पण कर रही है। देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही वो रास्ता है जहां से भक्तगण जल लेकर आते थे। आज वो रास्ता जो है पूरा जलमग्न बना हुआ है। कहे तो तालाब बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, जहां छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं किस प्रकार पानी में जो है वो नहाते हुए। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पे मछली मार रहे हैं। वैसी समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो चुकी है कि लोग मछली मार रहे हैं। कुछ लोग सर्विसिंग सेंटर देख रहे हैं कि गाड़ियों को जो है वो सड़कों पर धोना शुरू कर दिया। तो ये गंगा का विकराल रूप जो है पूरे बिहार में जो देख रहे हैं गंगा का विकराल रूप, ये हर जगह जो है बाढ़ की समस्या ला रही है। और भी कुछ लोग जो है चारों तरफ देख सकते हैं कि ये पूजा सामग्री की जो दुकान डलिया थी वो सभी दुकान डलिया जो है वो बंद हो चुकी है। लोगों के कहें कि जीविकोपार्जन पर भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। लोग जो है अपने दुकान डलिया को बंद कर नया स्थल पर जो है वो जाने के प्रयास में कब से लोग समस्या झेल रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, स्थानीय व्यक्ति भी है, उन लोग से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है जो गंडक नदी खुद ही चलकर गंगा में जो है वो संगम कर रही है। और बीच क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी अभय जी जुड़े हुए हैं और अभय जी अभी जो है वो हरिहर नाथ मंदिर का दर्शन करके आए हैं। देख सकते हैं कि माथे पर चंदन और टीका लगाकर दर्शन करके पहुंचे हैं। चलिए सीधे रूप से अभय जी से ही हम जानते हैं हरिहर नाथ मंदिर की वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हरिहर नाथ की स्थिति जो है बिल्कुल साफ सुथरी है। आप मंदिर आने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रहा है। ये जो रास्ता है काली घाट से केवल हरिहर नाथ आने वाला जो रास्ता है वही बाधित है और कोई भी दर्शक बाबा हरिहर नाथ के दरबार पे बिल्कुल आ सकते हैं बिना कोई बाधा के। अभी कई खबर सर चल रही है कि लोग कह रहे हैं हरिहर नाथ मंदिर डूब गया, हरिहर नाथ मंदिर डूब गया, जल स्तर इतना बढ़ गया। लोग जो है भ्रम में पड़े हुए हैं कि कैसे मंदिर घूमने जाए, मंदिर तो जलमग्न हो चुका है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा कोई बात नहीं है, ये भ्रामक खबर है। आप खुद भी इस मंदिर प्रांगण में आप घूम करके देख चुके हैं, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। सोनपुर लगातार जो है सर अभी बाढ़ की स्थिति से जूझ रही है। पूरा सारण कहें, सबलपुर कहें, तो काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारण प्रशासन क्या उन लोगों को सुविधा मुहैया करा रही है? देखिए, प्रशासन तो सुविधा मुहैया है, इसमें से कोई दो है। यातायात का साधन हो, भोजन की व्यवस्था है, लोगों को जो फंसे हुए हैं उसका रेस्क्यू कैसे हो उसकी व्यवस्था कर रही है। प्रशासन काम कर रही है। हाँ, गलतियाँ रहती है, त्रुटि तो हर काम में, कोई काम करने चलेगा त्रुटि रहती है, तो उस त्रुटि को हमको प्रशासन को बताना है। ये हमारा काम है। हम नागरिकों का कर्तव्य है कि प्रशासन को बताए कि ये त्रुटि है, यहाँ ये गलती है, इसको सुधार करिए। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं रहती है तो उनको बताना पड़ेगा। और आप जैसे सजग पत्रकार जो आप दिखा रहे हैं कि यहाँ त्रुटि है, तो ये पत्रकार जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और जब चौथा स्तंभ बताता है तो प्रशासन भी संज्ञान लेता है और शासन भी संज्ञान लेता है। कभी कभी जानकर भी प्रशासन अनजान बनती है कि हमको पता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रशासन क्या है, लोक सेवा में
लोगों के सेवा के लिए है। वो बहुत बड़े तिस्मार खां है ऐसा तो नहीं है, वो लोगों के सेवा के लिए है, तभी प्रशासन बना है। उनको भी समझना चाहिए कि हम जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसके टैक्स के पैसा से मेरा वेतन और मेरा परिवार चल रहा है। ऐसा नहीं ना सर कि गठबंधन की सरकार है तो आप प्रशासन की ओर खींच रहे बातों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब उनका साथ मिला है, तो बिहार का विकास चरम सीमा पर बढ़ा है। आप देख सकते हैं, पहले चलने के लिए हम लोग चलते थे तो ये पूछते थे कि कितने समय में पहुंचेंगे वहाँ फलाने जगह पर। अब पूछते हैं कितने किलोमीटर की दूरी है, तो अंतर आ जाता है। कभी समय पूछते थे, अब पूछते हैं किलोमीटर कितनी दूरी है। तो इससे पता चलता है कि सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल सही है। अभी जो है सर पूरा सड़क देख रहे हैं कि जलमग्न है, छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों पर पानी में नहा रहे हैं और बगल में जो है हरिहर नाथ ओपी है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा। क्या घटना का इंतजार कर रहे हैं लोग? नहीं, ये हरिहर नाथ थाना के ओपी के थानेदार की बिल्कुल गलती है, यहाँ हम छुपाना नहीं चाहेंगे। और उनके गेट पर सर, हरिहर नाथ ओपी के गेट पर लगभग सैकड़ों बच्चों जो है अभी पानी में डेल रहे हैं, कोई मछली पकड़ रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नग्न है इस चीज से। नहीं, ये गलती है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये लोकल प्रशासन की गलती है। मैं अभी तुरंत उनसे बात कर करके उनके संज्ञान में देंगे ये बात कि आपके गेट के सामने और सामने से ट्रैक्टर गुजर रही है, कोई अप्रिय घटना हो जाता है, उसके बाद सरकार पर ब्लेम आता है। गलती लोकल प्रशासन करे और सरकार पर ब्लेम आए, ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। मैं उनसे ज़रूर बात कर करके उनके संज्ञान में दूंगा और कहूँगा कि इस गलती को सुधारें। क्या लगता है कि जब कोई घटना हो जाती है तब प्रशासन जागती है, या प्रशासन को बार बार जो है कहने के बाद जागती है, खुद से वो अपना जिम्मेवारी क्यों नहीं समझती? देखिए, हमारा कर्तव्य, आपका कर्तव्य, इनका कर्तव्य, सबका कर्तव्य है प्रशासन को ये ध्यान दिलाना कि आपकी गलती हो रही है और ये एहसास भी दिलाना कि हमारे टैक्स के पैसे से आपका वेतन, आपका परिवार चल रहा है। ये जब एहसास दिलाएंगे उनको, तब उनको समझ में आएगा कि हमारी गलती क्या है, हमारा दायित्व बोध क्या है। उनको उनके दायित्व बोध का ज्ञान कभी कभी कराना पड़ता है। इस बात को सोचना चाहिए कि सब प्रशासन में बैठे लोग सजग नहीं होते, कहीं गलतियाँ तो होती हैं, और इस गलतियों को ज्ञान देना और उसका बोध कराना आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी काम है, मेरा भी काम है और आम नागरिक का भी काम है। पूरा सोनपुर बाढ़ग्रस्त है सर, पूरा रास्ता बाधित है, और आज हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन करने आए हैं। बाबा से क्या मांगे? बाबा से मांगे सोनपुर के लोगों की सुख समृद्धि और शांति, बाबा से मांगे सोनपुर का विकास हो, बाबा से मांगे लोक कल्याण हो, भारत में पूरे विश्व में सोनपुर का नाम हो, ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बने सोनपुर। अपने लिए क्या आशीर्वाद मांगे सर? मेरे लिए क्या, सोनपुर का कल्याण मेरा कल्याण है। सोनपुर के वासी होने के चाहते हैं, जब सोनपुर का विकास होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। अच्छा, क्या लगता है सोनपुर में क्या विकास की कमी है, या कौन सा ऐसा विकास होना चाहिए, या पब्लिक की क्या डिमांड है, सोनपुर में क्या होना चाहिए? देखिए, सोनपुर में तो हम देखेंगे सबसे पहले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये तो पूरा बिहार की समस्या है सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो पूरा बिहार की मूलभूत। सोनपुर की समस्या क्या है? मूलभूत सोनपुर की समस्या है यहाँ का जो जमीनी विवाद है, ये भी पूरी बिहार की समस्या है। नहीं, इसलिए बिहार सरकार सर, आपकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में पूरा सर्वे का काम इसीलिए चल रहा है ताकि जमीनी विवाद जो है वो दूर हो सके। नहीं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा विवाद हमको देखने में, सोनपुर में कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा विवाद है। क्या लगता है कि अब जो अभी जो सर्वे हो रही है उसके माध्यम से विवाद दूर हो पाएगा? एकदम बिल्कुल दूर। सर्वे का जो काम हो रहा है ये सकारात्मक सोच से किया जाएगा, जो सकारात्मक सोच से किया जाएगा वो काम बिल्कुल अच्छा होगा और बहुत मजबूती के साथ सरकार इसमें सुधार की ओर आगे बढ़ रही है। और इसका विभाग तो हम लोगों के पास ही है, और जो विभाग के मंत्री हैं हमारे यहाँ दिलीप जायसवाल जी, वो बहुत कर्मठ आदमी, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो ऐसे मंत्री के रहते हुए यहाँ कोई गड़बड़ होने नहीं। आप सोनू से ही सोनपुर मेला जो है वो विश्व प्रसिद्ध रही है, और कहीं ना कहीं आज जो है वो सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आध्यात्मिक मेला था। जब मुगल काल आया तो उस समय इसको धीरे धीरे हमारे अध्यात्म को बदनाम करने के लिए
पशु मेला आते थे, पशु का भी होता था यहाँ, तो वो भी व्यवसाय होता था, लेकिन ये आध्यात्मिक मेला था। जब किसी चीज़ को अध्यात्म से जोड़ कर करके उसको दूसरा रूप देने लगेंगे तो वो मेला धीरे धीरे सिमटता ही है। ये आध्यात्मिक मेला के रूप से जाना जाता है। और जब आध्यात्मिक मेला था तो निरंतर ये सोचना चाहिए कि अध्यात्म का जहाँ विकास होगा, जहाँ अध्यात्म की बात होगी, वहाँ विकास ऑटोमेटिक होगा। इसको पशु मेला के रूप में दिया गया है। इसमें कुछ लोकल प्रशासन भी उदासीनता रही है, पिछली सरकारों का भी उदासीनता रहा है। इस बार तो सरकार ने कुछ नया शुरुआत किया है कि यहाँ का विकास हो। क्या लगता है कि सोनपुर के प्रति जो है दोहरा चरित्र सरकार अपना रही है, वहीं राजगीर को एक तरफ जो है आगे बढ़ाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ सोनपुर को जो है वो सिमटाने में लगी हुई है? देखिए, राजगीर भी आध्यात्मिक क्षेत्र है और सोनपुर भी आध्यात्मिक क्षेत्र है, दोनों को लड़वाइए मत। लेकिन सोनपुर तो विश्व प्रसिद्ध है ना सर, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम इसका तो विकास होना चाहिए। दोनों स्थान पर विकास होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि राजगीर में विकास न हो, सोनपुर में केवल विकास हो। मैं ये सोच का कदई। आप सोनपुर के स्थानीय हैं सर? हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं सोनपुर के लोग स्वार्थी नहीं होते, पता होना चाहिए। सोनपुर में त्याग और तपस्या की भूमि रही है, जहाँ माँ सती अपने शरीर को अपनी ऊर्जा से विध्वंस कर लिया हो, वैसे शक्ति को आप समझ सकते हैं। जहाँ ऐसी शक्तियाँ रहती है वहाँ कभी भी स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन सोनपुर का विकास हो, मैं स्थानीय हूँ और यहाँ के लोगों का विकास हो, ये लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसकी चिंता तो मुझे रहेगी। क्या लगता है सर, ऊपर से अगर बीजेपी आपको सोनपुर का कमान देती है तो क्या सोनपुर का क्या विकास होगा? देखिए, जिसको भी कमान, किसी न किसी को कमान तो मिलेगा ही सर। किसी को बाई द वे अगर आपको देती है, वो फ्यूचर गर्व की जो बात गर्व में है उसके बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमारे जैसा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा, जो बूथ पर काम और जनता पार्टी 1995 से, तो हम लोगों को बचपन में है राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद जब मेरे मन में है, किसी को भी मौका मिले, ये नहीं जरूरी है कि अभय कुमार को मौका मिला कि ABCD जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनेगा वो सोनपुर का जरूर विकास होगा। और सोनपुर का विकास होगा तो समझ लें पूरे भारत का विकास होगा। सोनपुर एक ऐसा आध्यात्मिक जगह है जहां माँ ने अपने देह को त्यागा है। बाबा हरिहर नाथ विराजमान है, एक ही शिवलिंग जिसमें कि हरि और हरा दोनों साथ में, तो आप बात समझ सकते हैं कि कितना आध्यात्मिक जगह है। चलिए, सोनपुर विश्व प्रसिद्ध मेला की विकास की बात हो गई, सोनपुर में बाढ़ की समस्या की बात हो गई। अब आते हैं एक पॉलिटिकल मुद्दे पर। आपकी सरकार जो है एक बिल ला रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या लगता है कि कितना सफल हो पाएगा ये? देखिए, जब आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध बनाना है और विश्व स्तर पर आपकी आर्थिक शक्ति नंबर 1 पर जाए, तो जो फालतू के खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चा है, 4 बार इलेक्शन होगा तो भारत सरकार का पैसा जाएगा, आम लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद होगा। तो 1 इलेक्शन अगर हो, पूरे भारत में एक ही समय इलेक्शन हो, तो हमारा खर्चा कम बढ़ेगा। इससे क्या क्या फायदा है आम आदमी को? आर्थिक दृष्टिकोण से टैक्स का बोझ कम होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से हम मजबूत होंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा विकास होगा। आपके पॉकेट में अगर 500 रुपया रहे और इसी को खर्चा कर दिया जाए इधर उधर और 100 रुपया बचे तो कम पैसा खर्चा, लेकिन कम काम कर पाइए। ये 500 का 500 बच जाए तो आपको जरूर ज़्यादा काम है। यही बात समझिए, जब भारत के पास पैसा ज़्यादा रहता है विकास होगा। क्या लगता है, इतने बड़े लोकतंत्र, भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे कार्य क्या संभव हो पाएगी? संभव है। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है कोई चीज़ करने का, तो संभव तो है। संभव को चांद पर जाना भी नहीं था, अब चांद पर जा रहे हैं। भारत का ही यान जा कर के चांद पर पहुँचे और नाम दिया जा रहा है शिव शक्ति, तो समझिए हर चीज़ संभव है। ऐसा नहीं ना सर कि बिल ला के फिर पीछे हटना, वक्फ बोर्ड की तरह या क्रीमी लेयर की तरह फिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? नहीं, सरकार कभी बैकफुट नहीं
आप बकमुट पे बैकफुट पे नहीं आए, आप बात समझ लें। क्रीमी लेयर पर भी तो दिखाई दे रही है सरकार की बैकफुटता पे आना। उस पर तो किसान आंदोलन चल रहा लेकिन उस पर हम कोई नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और न बोलना भी मेरा बहुत हो गया भाई। लेकिन वक्त आपकी सरकार पीछे नहीं आई। सरकार अपने जगह कायम है, लोगों को समझाने का प्रयास किया और पीछे हम लोग नहीं। यानी संभव है, वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। एकदम बिल्कुल संभव है। चलिए, हमारे बीच जुड़े हुए थे बीजेपी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी अभय जी, और अभय जी ने बहुत सारी जानकारी सोनपुर से संबंधित, सोनपुर में बाढ़ है उससे संबंधित, और वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पर भी इन्होंने अपना जो है वक्तव्य रखा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक तस्वीर को हम आपके समक्ष दिखाएंगे, और आगे की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।